Today we will take glance about David Copperfield, which is written by Charles Dickens. So let's start. डेविड कॉपरफील्ड के जो ऑथर हैं वो चार्ल्स डिकेंस हैं. And if we talk about year, its published year, it is 1849 to 1850. और जो इसका जेनर है वो फिक्शन है. अगर हम इसके पर्सपेक्टिव और नरेटर की बात करते हैं तो अभी हम उसके पर्सपेक्टिव और नरेटर की बात करते हैं डेविड कॉपरफील्ड के. जो इसके नरेटर हैं वो डेविड कॉपरफील्ड है और ये जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है. जो डेविड है, अगर हम इसकी बात करें, इसके प्रोटोगनिस्ट की बात करें, तो ये जो है कई बार जो इसके एक्शंस होते हैं, जो इसके जो वर्क होते हैं या फिर जो इंसिडेंट्स होते हैं इसकी लाइफ के, उनको वो कभी कभी तो उनके सामने जो है वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे सस्टेन कर देता है या फिर अपने आप को बिल्कुल ऐसा फील करता है कि उसका किसी भी चीज़ के ऊपर कोई वो वश नहीं है. और कई बार वो जो उसकी सिचुएशन जो उसकी लाइफ में आ रही हैं उस इवेंट्स को वो क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और उसी के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये चीज़ें हो कैसे रही हैं. तो जो डेविड कॉपरफील्ड है वो चार्ल्स डिकेंस का मोस्ट ऑफ द फेमस वर्क है. और चार्ल्स डिकेंस को जो पॉपुलैरिटी मिली है वो डेविड कॉपरफील्ड के थ्रू ही मिली है. अब हम इसके टेंस की बात करते हैं. अगर जो डेविड कॉपरफील्ड है वो किस टेंस में लिखा हुआ है. तो डेविड कॉपरफील्ड इज टोल्ड प्राइमरली इन द पास्ट टेंस में लिखा गया है. हालांकि जिसका यूज जो है जो प्रेजेंट टेंस का जो है वो चैप्टर 1843, 53 एंड 64 में भी मिला है, ताकि इवेंट्स को जो है वो क्या किया जा सके, अच्छे से जो है प्रेजेंट किया जा सके रीडर के अकॉर्डिंग, रीडर जो है उसके गो थ्रू हो सके. तो मेनली जो है डेविड कॉपरफील्ड का जो टेंस है वो पास्ट टेंस है, जो इवेंट्स है वो पास्ट टेंस से ही लिए गए हैं. तो उन्हें पास्ट टेंस में यूज़ किया गया है, लिखा गया है. बट रीडर्स की चॉइसेस के अकॉर्डिंग जो है कुछ रीडर्स के गो थ्रू होने के लिए कुछ चैप्टर्स जैसे 1843, चैप्टर 53 और 64 को जो है किस में बताया गया है, प्रेजेंट टेंस में जो है इसको वो दिखाया गया है. अब हम इसके टाइटल की बात करते हैं. जिसका टाइटल है इन द फैशन ऑफ मैनी 19th सेंचुरी नोवेल दैट फोकसेस ऑन ए सिंगल कैरेक्टर. द नोवेल इज टाइटल सिंपली डेविड कॉपरफील्ड. मीन्स जब 19th सेंचुरी में मोस्ट ऑफ द जो नोवेल्स हैं वो सारे सिंगल कैरेक्टर के ऊपर फोकस करते थे. तो जो चार्ल्स डिकेंस हैं उन्होंने भी अपने जो नोवेल का जो टाइटल है वो जो प्रोटोगनिस्ट है उसी के ऊपर फिक्स किया है, डेविड कॉपरफील्ड जो इनका प्रोटोगनिस्ट है. तो हम जो उस टाइम जो चल रहा था कि सिंगल कैरेक्टर जो है उसी की जो उसी की जो लाइफ है उसी को बेस बना के जो है नोवेल लिखे जाते थे. तो डेविड कॉपरफील्ड भी जो है उसी का एक एग्जाम्पल है. However, the text was published as a personal history, adventure, experience and observation of David Copperfield the younger of Blunderstone Rocky, which he never meant to be published on any account. This lengthy title highlights David Copperfield as the subject and the narrator of the text. तो हालांकि जो टाइटल है वो आप देख सकते हैं कि जो डेविड कॉपरफील्ड का जो टाइटल था वो इतना बड़ा था कि इसके साथ इसको पब्लिश करवाना पॉसिबल ही नहीं था. द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर एंड ब्लंडरस्टोन रॉकी. ठीक है, तो इसके नाम के साथ जो है किसी भी नॉवल को पब्लिश करवाना या फिर इतने बड़े नॉवल जो नाम है किसी भी नॉवल का या प्ले हो तो उसके साथ उसको पब्लिश करवाना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम था. इसीलिए जो है चार्ल्स डिकेंस ने इसको पब्लिश करवाया डेविड कॉपरफील्ड के नाम से. डेविड इज प्लेस इन द फैमिली एज अ सब्जेक्ट एंड नरेटर ऑफ द टेक्स्ट. जो
टाइटल है वो डेविड कॉपरफील्ड, वो जो प्रोटोगनिस्ट है या फिर जो उसका सब्जेक्ट है या जो उसको जो नोवेल का कॉन्सेप्ट है काफ़ी सुटेबल करता है और हाईलाइट करता है, सिग्निफिकेंट है। डेविड्स प्लेस इन हिज फैमिली एंड द सेटिंग एंड द ऑटोबायोग्राफिकल नेचर ऑफ द टेक्स्ट, इट आल्सो क्रिएट्स एन इंटीमेसी विद द रीडर हु विल लर्न डेविड्स सीक्रेट। अब जो टाइटल है वो जो डेविड का जो प्लेस है उसकी फैमिली में या फिर सोसाइटी में या फिर उसकी जो सिटी है उसमें तो कुछ ऑटोबायोग्राफिकल जो एलिमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं डेविड कॉपरफील्ड में। तो आगे हम पढ़ेंगे कि डेविड जो है, जो आपका प्रोटोगनिस्ट है डेविड कॉपरफील्ड का, उसमें चार्ल्स डिकन्स ने कौन कौन सी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो है वो डाले हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑटोबायोग्राफिकल elements in David Copperfield. In 1848, when Charles Dickens was well established as a popular and successful novelist, he began to write his autobiography. 1848 तक आते आते चार्ल्स डिकन्स जो है काफ़ी स्टैब्लिश हो चुके थे और जो उनके नॉवल थे काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे, बिकॉज उनके जो जितने भी नॉवल थे वो सारे कंटेम्प्रेरी जो इंसिडेंट्स होते, जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसी को क्रिएट करके जो है वो अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करते थे या मॉडरेट करते थे अपने कैरेक्टर्स को। और इसीलिए जो है उनके जो नॉवेल्स हैं मोस्टली जो है यूथ को काफ़ी इंस्पायर करते थे। उनकी प्रॉब्लम्स भी जो है चार्ल्स डिकन्स के बहुत सारे नॉवेल्स में देखने को मिलती हैं हमें। He did not plan to publish. He began as a popular and successful novelist. He began to write his autobiography. उन्होंने जो है वो अपनी ऑटोग्राफी जो है वो स्टार्ट की जब वो स्टैब्लिश हो चुके थे, तब उन्होंने सोचा कि चलो भी हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। तो उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वो लिखने की सोची, बट ही डिड नॉट प्लान टू पब्लिश इट इमीडिएटली। उन्होंने इसको जो है जल्दी से जो है वो पब्लिश करवाने की नहीं सोची थी, जस्ट वो लिखा था उन्होंने जो है अपने आप की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो खुद अपनी जो स्टोरी है, जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में जो कुछ भी उन्होंने देखा है या फिर जो कुछ भी कंडीशन, सिचुएशंस, वर्स्ट सिचुएशन, गुड कंडीशंस, जो कुछ भी सिचुएशंस आई हैं, तो उसके थ्रू जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है लिखी। उसके बाद जो है उसका थोड़ा सा जो पार्ट है तो उन्होंने अपने जो दोस्त हैं जॉन फॉस्टर उनके पास भेजा, ठीक है। बट जो चार्ल्स डिकन्स हैं कुछ टाइम बाद ही उन्हें दिमाग में कुछ आया कि नहीं, और जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसे जो है उसे छोड़ देना चाहिए, उसे नहीं लिखना चाहिए। आई थिंक यही था कि उनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रही थी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रही थी, और इसीलिए जो है वो शायद नहीं चाहते थे कि जितना वो अब तक अपने नॉवेल्स के थ्रू जो है रीडर्स को इंस्पायर करते आए हैं, तो वो अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा सा इनक्लोज करें। तो कुछ टाइम बाद जो है उन्होंने क्या किया कि जो उनकी जो खुद की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको जो है उन्होंने फाड़ दिया और अपनी ही जो ऑटोबायोग्राफी है उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी डेथ के बाद, चार्ल्स डिकन्स की डेथ के बाद, जो उनके फ्रेंड है फोस्टर्स जो है उन्होंने उनकी जो बायोग्राफी है वो लिखी, and he include the autobiographical fragment Dickens had sent to him। और उस ऑटोबायोग्राफी में जो है उन्हें जो आपके चार्ल्स डिकन्स के जो फ्रेंड है जॉन फॉस्टर, उस ऑटोबायोग्राफी में या फिर बायोग्राफी में जो है जो उन्होंने अपने चार्ल्स डिकन्स को जो है डेडिकेट की थी, उसमें कुछ फ्रेगमेंट जो है वो लिए जब चार्ल्स डिकन्स ने अपनी वो ऑटोबायोग्राफी के कुछ फ्रेगमेंट्स जो है जॉन फॉस्टर को भेजे थे। तो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स थे उस ऑटोबायोग्राफी में जिनके बारे में चार्ल्स डिकन्स ने अपने लाइफ टाइम में कभी भी बात नहीं की। तो वो जो इंसिडेंट्स था जिसके बारे में चार्ल्स जो है वो कब ही बात करते थे या मोस्टली जो है उन्होंने बात नहीं की थी, बट अपनी जो ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखी थी अपनी जो और उसके कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं जॉन फॉस्टर को अपने फ्रेंड को भेजे थे। तो वो इंसिडेंट क्या था कि जब वो 12 इयर्स के थे तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है उनको स्कूल से जो है निकाल लिया था, उन्होंने उनको स्कूल से जो है निकाल लिया था और वर्क करने भेज दिया था। कहाँ पे? लंदन की एक शू पॉलिश फैक्ट्री में
जो है उन्होंने क्या कर दिया, उनको भेज दिया। और जो रीज़न था वो ये था कि जो उनकी फैमिली है वो काफ़ी पुअर कंडीशन जो है वो फेस कर रही थी, इसीलिए जो है उनको उस वेयर हाउस में, शू पुलिस वाले वेयर हाउस में जो है वो है क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। तो फैमिली के जितने भी बिल्स थे वो एक्सेप्ट किए जाते थे कि वही पे करें, बिकॉज उनके जो फादर हैं उनको प्रिजन में जाना पड़ा था, डिबेटर्स की प्रिजन में जाना पड़ा था, और जो उनकी फैमिली है वो डिपेंडेंट हो गई थी चार्ल्स के ऊपर। तो चार्ल्स जो है एक किराए के घर में रहने लगे थे, और विदिन ए ईयर, 1 साल में जो जब उसके फादर जो है रिलीज़ होके आए वहाँ से, तो उन्होंने जो है वापस से चार्ल्स डिकन्स को जो है वो कहाँ भेज दिया, स्कूल में भेज दिया। उसके बाद जो है जब जो चार्ल्स हैं, जब उन्होंने ये सोच लिया कि अब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर काम नहीं करेंगे, उन्होंने उसको जो है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को, जो ऑटोबायोग्राफिकल मैन्युस्क्रिप्ट थे उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो डिकन्स ने जो है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। इसीलिए डेविड कॉपरफील्ड में मोस्टली जो इंसिडेंट्स हैं, जो कंडीशन सिचुएशंस देखने को मिलती हैं डेविड को, वो जो है चार्ल्स डिकन्स की अपनी लाइफ से जो है ली गई हैं, या फिर उन्होंने जो है उन एलिमेंट्स को यूज़ किया है जो मोस्टली जो है उन्होंने फेस किए थे अपनी लाइफ में। और जो जॉन फोस्टर, जो उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि जो डेविड कॉपरफील्ड जो प्रोटोगनिस्ट है उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन में रखा जाए, ताकि जो है ऐसा हो कि चार्ल्स डिकन्स खुद ही जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी को एक नॉवल में जो है वो कन्वर्ट कर रही हैं। As there are parallels between the real life of the author and the fictional life of his protagonist। तो आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर है उन्होंने बोला कि उनकी जो लाइफ के जो इंसिडेंट्स हैं, या फिर अब उन्होंने अपने प्रोटोगनिस्ट के लिए जो लाइफ जो है वो डिफाइन की है या जो पोर्ट्रे की है उनकी लाइफ में, और चार्ल्स डिकन की लाइफ में काफ़ी सिमिलरिटी है। तो उन्होंने जो है इसको क्या करने की स्टार्ट की कि जो है ये फर्स्ट पर्सन का यूज होना चाहिए डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है उसमें। आगे जो है हम डेविड कॉपरफील्ड की नॉवल के बारे में बात करेंगे कि डेविड कॉपरफील्ड जो है वो किस टाइप का नॉवल रहा है। थैंक यू।